हेलो एवरीवन। सोशल साइंस पर आधारित वीडियो में आपका स्वागत है। यह वीडियो 10th क्लास की पॉलिटिकल साइंस बुक के 4 चैप्टर से संबंधित है और यह पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड है। इस वीडियो में हम 4th चैप्टर जो कि जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, जिसे हिंदी में लिंग, धर्म और जाति के नाम से जानते हैं, के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। यह वीडियो पार्ट 3 है। इससे पहले 2 वीडियो बनाई जा चुकी हैं, क्योंकि जो पार्ट 1 है वो लैंगिक असमानता या लैंगिक भेदभाव से संबंधित है, जिसमें यह बताया गया है कि किस तरह से महिलाओं के साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में भेदभाव किया जाता रहा है और वर्तमान में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति क्या है। पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया रिलीजन और कम्युनलिज्म को, और ये बताया कि कैसे कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स में रोल प्ले करती है, धर्म का और राजनीति का आपस में क्या कनेक्शन है। इस वीडियो में हम सेकुलर स्टेट और कम्युनलिज्म के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करके फिर पूरा फोकस होगा जाति और राजनीति पर। राजनीति में जाति की क्या भूमिका है, हाउ डज कास्ट अफेक्ट पॉलिटिक्स एंड हाउ पॉलिटिक्स अफेक्ट्स कास्ट, इस विषय पर ये वीडियो पूरा केंद्रित है। तो आइए इसमें आगे चर्चा करते हैं। जो पहला टॉपिक है इसका, सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्ष राज्य, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सांप्रदायिकता या सांप्रदायिक राजनीति किसे कहते हैं, सांप्रदायिकता क्या होती है, ये हम भाग 2 में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्ष राज्य, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य और एक सांप्रदायिक राज्य क्या होता है। सांप्रदायिक राज्य को हम थियोक्रेटिक स्टेट या धर्मतांत्रिक राज्य भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर शासन किसी धार्मिक पुस्तक के नियमों के अनुसार चलाया जाता है, और ये मुख्यतः इस्लामिक कंट्रीज़ में, कुछ इस्लामिक कंट्रीज़ में देखने को मिलता है और कुछ क्रिश्चियन कंट्रीज़ में भी हमें यह देखने को मिलता है कि किस तरह से वहाँ पर शासन में धर्म का हस्तक्षेप है। सांप्रदायिक राजनीति इस विचार पर आधारित है कि धर्म सामाजिक समुदाय का प्रमुख आधार है। सांप्रदायिकता में धार्मिक आधार पर या धार्मिक सोच भी शामिल है। इसमें हम कह सकते हैं कि धार्मिक आधार पर जो हम सोचते हैं वह सांप्रदायिकता कहलाता है। कि थिंकिंग इन्वॉल्व कम्युनलिज्म या इन्वॉल्व रिलीजन, ओके, इज कॉल्ड कम्युनलिज्म। अब जैसे कि कुछ राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य होते हैं या लोकतंत्रात्मक राज्य होते हैं, लेकिन वहाँ भी कई बार कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स में आ जाता है और वो पॉलिटिक्स को प्रभावित करता है। जैसे पीछे देखा कि किस तरह से पॉलिटिक्स में वर्चस्व की लड़ाई हमेशा मेजोरिटेरियन वर्सेस माइनॉरिटी ग्रुप्स के बीच रहती है। जो मेजोरिटेरियन जो ग्रुप होता है समाज का, बहुसंख्या जो होती है, वह ये चाहती है कि शासन में उनका वर्चस्व बना रहे, लेकिन वहीं दूसरी ओर जो माइनॉरिटी हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनकी ये चाहत होती है कि शासन में उनकी भी भागीदारी हो, उनको भी प्रतिनिधित्व मिले। और यदि उन्हें उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो फिर
सामाजिक विभाजन पैदा हो जाता है और यह सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन में भी बदल जाता है। तो यह कम्युनल पॉलिटिक्स जो है देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत ही खतरनाक भी है और सकारात्मक भी है। सकारात्मक इसलिए है क्योंकि यह माइनॉरिटी के रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करती है। अगर माइनॉरिटी इस आधार पर पॉलिटिक्स करती है कि भाई हम भी इस देश के या समाज के नागरिक हैं तो हमें भी कुछ अधिकार मिलने चाहिए, तो उन्हें अधिकार मिल जाते हैं। तो इस तरह से ये एक सकारात्मक भूमिका में होती है। लेकिन जब संप्रदाय के आधार पर तनाव ज़्यादा बढ़ जाता है, हिंसा होने लग जाती है, तो फिर यह एक नकारात्मक स्वरूप वाली राजनीति होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, व्हाट डज मीन सेकुलरिज्म और व्हाट आर इट्स मेन फीचर्स। धर्मनिरपेक्ष राज्य की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, तो इसमें हम जानने का प्रयास करते हैं। अब बहुत ही सिंपल है, धर्मनिरपेक्ष राज्य उस राज्य को कहते हैं जो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, जिसका अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता और जो जिसकी नज़र में सभी धर्म समान होते हैं। धर्मनिरपेक्षता का जहाँ तक प्रश्न है, तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि धर्म के आधार पर बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं कि न्यायप्रिय रहना, धर्म के आधार पर एक तरह से निष्पक्ष रहना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। धर्म के मामले में वो एकदम से निरपेक्ष है या निष्पक्ष है। तो अगर हम भारत की बात करते हैं तो क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और है तो कैसे है? तो इसका सीधा और सिंपल उत्तर है कि यस, इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट। हाँ, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन वो कौन से प्रावधान हैं या वो कौन सी व्यवस्थाएं हैं जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाती है, इस तरह से भी प्रश्न उठता है। तो इसको हम समझ सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य निम्नलिखित वजह से है। नंबर 1, इसमें हम डिस्कस करेंगे भारत की संविधान में होने वाला 42वां संशोधन और भारत की प्रस्तावना। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के संविधान में समय समय पर संशोधन होते आए हैं और उन संशोधनों में से एक संशोधन 1976 में हुआ, जिसे हम 42वां संशोधन कहते हैं। 42nd अमेंडमेंट जिसे हम कहते हैं, 42nd अमेंडमेंट है ये, और ये कब हुआ? 1976 में हुआ। इस 1976 में होने वाले संशोधन के दौरान एक संशोधन भारत के संविधान की प्रस्तावना में भी किया गया था, जिसको हम प्रियम्बल कहते हैं या उद्देशिका कहते हैं। तो उस प्रस्तावना में प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ, उस प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया। भारत की संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ करके भारत को एक तरह से आधिकारिक रूप से ऑफिशियली सेकुलर स्टेट घोषित कर दिया, जबकि इससे पहले भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य तो था ही, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है, लेकिन भारत के संविधान में कहीं सेकुलर वर्ड नहीं था। लेकिन यह वर्ड 1976 में 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ दिया गया और यह प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है, जिसमें लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो ये जो पहली लाइन है उसकी, उसमें ये शब्द आ गया पंथ निरपेक्ष अथवा धर्मनिरपेक्ष। इससे पहले इसमें यह शब्द नहीं था। तो नंबर 1, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल करके भारत को एक आधिकारिक रूप से धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया गया है, नंबर 1। नंबर 2,
भारत के संविधान में कई ऐसे प्रावधान हैं, कई ऐसे प्रोविजंस हैं जो भारतीय संविधान या भारतीय शासन प्रणाली को पर धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष घोषित करते हैं। ये प्रावधान क्या है? ये प्रावधान है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें तो हमारा जो आर्टिकल 14 है, जिसको हम अनुच्छेद 14 के नाम से जानते हैं, 14, 15 स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि किसी के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष सब बराबर हैं, चाहे वो किसी भी जाति का है व्यक्ति है या किसी भी धर्म का व्यक्ति है। कानून किसी के साथ कोई भेदभाव या पक्षपात नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 में ये लिख दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ सार्वजनिक स्थल पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो एक तरह से भेदभाव को मना कर दिया गया है, रोक दिया गया है। और ये आधार, चाहे वो धर्म के आधार पर है, जाति के आधार पर है, नस्ल के आधार पर है, या फिर लिंग के आधार पर है, या जन्म स्थान के आधार पर, किसी भी प्रकार के भेदभाव को स्वीकार नहीं किया गया है। तो इस तरह से भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसके अलावा जो अन्य अधिकार हैं जिनमें स्वतंत्रता का अधिकार आता है, स्वतंत्रता का अधिकार भी सभी को दिया गया है। ऐसा नहीं है कि किसी को ये कहकर वो अधिकार नहीं दिया गया कि ये इस धर्म का व्यक्ति है, इसको इसलिए इसको अधिकार नहीं मिलेगा। तो फंडामेंटल राइट्स ऑल आर गिवन टू द ऑल पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स। इन मौलिक अधिकारों में जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और एक दूसरा अधिकार जो है वो है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। ठीक है, यानी कि यह अधिकार भारत को संपूर्णतः पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार करने की आज़ादी है। अपनी धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने की आज़ादी है। धर्म के आधार पर किसी से कोई कर नहीं लिया जाता और ना ही सरकार या शासन किसी धर्म को प्रमोट कर सकती है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो है वह अल्पसंख्यकों को दिया हुआ है खास तौर से, और अल्पसंख्यकों को पूरा अधिकार है वह अपनी लिपि, अपनी भाषा और अपने धर्म का संरक्षण कर सकते हैं और अपनी धार्मिक संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं, उनका प्रबंधन कर सकते हैं। इसके अलावा भारत का संविधान सभी लोगों को राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है। वोट का अधिकार, चुनाव में खड़े होने का अधिकार और सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार, ये सभी लोगों को हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है। तो इस तरह से भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह पूरी तरह से सिद्ध हो जाता है। जहाँ तक बात है धर्मनिरपेक्ष शब्द की, तो इसके ऊपर काफ़ी विवाद रहा है और ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है इसके ऊपर काफ़ी विवाद रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। धर्मनिरपेक्ष शब्द को गलत तरीके से लिखा गया है। उनका मानना है कोई भी राज्य धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। धर्म का मतलब है कि नैतिकता या अच्छाई, ठीक है। और कैसे कोई राज्य या कैसे कोई सरकार या कैसे कोई शासन प्रणाली अच्छाई से, नैतिकता से अलग हो सकती है। तो भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य ना होकर के पंथ निरपेक्ष है। उनका मानना है कि हमें धर्मनिरपेक्ष नहीं कहना चाहिए भारत को, बल्कि हमें पंथ निरपेक्ष कहना चाहिए। और पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि भारत धर्म के आधार पर या संप्रदाय के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। तो चूंकि यह एक विवाद का विषय तो रहा ही है, लेकिन इससे ये स्पष्ट नहीं होता कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है। धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष लगभग दोनों समान
माने जाते हैं, ये एक दूसरे के पर्यायवाची माने जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, क्योंकि धर्म के आधार पर कोई पक्षपात भारत में नहीं किया जाता। अब हम इस वीडियो में अगले टॉपिक पर बात करेंगे, और वो टॉपिक है कास्ट एंड पॉलिटिक्स, जाति और राजनीति। जाति और राजनीति का आपस में बहुत गहरा संबंध है। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत जातियों का देश है। इंडिया इज ए कंट्री हैविंग सो मैनी कास्ट्स, thousands of castes are found in India, और इन कास्ट के आधार पर राजनीति ना हो ऐसा संभव नहीं है। तो भारत में बहुत पहले से ही यह राजनीति जाति के आधार पर होती आई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जाति क्या है और जातिगत असमानताएं क्या हैं, और क्या किस वजह से जाति राजनीति में इतनी महत्वपूर्ण हो गई, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले कि भाई प्रश्न उठता है कि जातिगत असमानताओं से आपका क्या अभिप्राय है, या कास्ट इनइक्वालिटीज क्या हैं, किसे कहते हैं। लिंग और धर्म के विपरीत जाति विभाजन भारत के लिए विशेषता है। भारत की एक विशेष विशेषता है जाति। सभी समाजों में कुछ प्रकार की सामाजिक असमानता होती हैं, चाहे वो अमेरिका का समाज हो, चाहे वो ब्रिटेन का समाज हो, या रूस का समाज हो, चाइना का समाज हो। हर जगह सामाजिक असमानता, सोशल इक्वलिटी होती है, कहीं नस्ल के आधार पर, तो कहीं धर्म के आधार पर, कहीं लिंग के आधार पर। लेकिन जाति के आधार पर विभाजन या असमानता केवल भारत में ही पाई जाती है, या भारत के साथ लगते हुए एक दो राज्य और हैं जो भारत से ही अलग हुए हैं। तो इस तरह से ये जो सामाजिक असमानता है, या जो जाति है, यह क्या है, इसका उत्तर यही है कि जाति श्रम विभाजन है। कास्ट इज ए डिवीजन ऑफ लेबर। श्रम का विभाजन कर दिया गया है, कार्य बांट दिए गए कि यह कार्य इस तरह से जो करने वाले लोग होंगे वो अलग अलग जाति का निर्माण करेंगे। अब ये बहुत बड़ी एक इसके पीछे लंबी कहानी है कि जाति कैसे बनी, जाति अस्तित्व में कैसे आई, तो वो उतना ज़्यादा इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि यह सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा और एक बड़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। वैसे ये बहुत बड़ी वीडियो है, अपने आप में बनने जा रही है, क्योंकि इसमें कई टॉपिक्स हैं। जहाँ तक डॉक्टर अंबेडकर का प्रश्न है, जिन्होंने इस जातिगत असमानता के विरुद्ध, जातिगत भेदभाव के विरुद्ध और जाति को समाप्त करने के विरुद्ध बहुत ही बड़ा आंदोलन चलाया था, उन्होंने जाति को डिफाइन करते हुए लिखा कि कास्ट इज नॉट अ डिवीजन ऑफ लेबर बट इट इज द डिवीजन ऑफ लेबरर्स। जाति श्रम विभाजन नहीं बल्कि श्रमिकों का विभाजन है। उन्होंने कहा कि मजदूरों का ही विभाजन है ये, और मजदूरों को बांट दिया गया है। ठीक है। आगे वो कहते हैं कि जाति एक ऐसी बहुमंजिला इमारत है जिसमें ना तो सीढ़ियां हैं और ना दरवाजे। मतलब जो जहां पैदा हो गया वो वहीं तक सिमट कर रह गया। तो ऐसी व्यवस्था को हम जाति कहते हैं, ऐसी व्यवस्था को हम कास्ट कहते हैं। अधिकांश समाजों में व्यवसायों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पारित किया जाता है। ठीक है। जो प्रोफेशंस हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जाति व्यवस्था इसी का चरम रूप है। ठीक है। इसी का एक तरह से चरम रूप माना जाता है, सबसे सर्वोच्च रूप है कि एक पिता के बच्चे वही काम करेंगे। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यवसाय फिक्स कर दिए जाते हैं।
जो बात अन्य समाजों से अलग है। यह स्थिति अन्य समाजों में नहीं पाई जाती। वहाँ पर कुछ लोग अलग अलग काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वहाँ पर उनके बच्चे वही काम करें। लेकिन भारत में ये प्रणाली रही है कि भारत में एक पिता जो कार्य करता है उसके बच्चे भी वही कार्य करेंगे, करते रहे। ये भारत में ये पाया जाता था, और विशेष तौर से आज़ादी से पहले ये व्यवस्था थी। आज़ादी के बाद जब नया संविधान लिखा गया तो उसमें फिर कोई कार्य किसी के लिए नहीं रह गया, और सभी कार्य सभी के लिए खुल गए, और व्यक्ति की उसकी मर्जी पर छोड़ दिया गया कि वह कौन सा कार्य करे और कौन सा कार्य ना करे। तो यह स्थिति भारत को अलग बनाती है, क्योंकि यहाँ पर व्यवसाय जाति से जोड़ दिया गया था, और यह इस प्रणाली में अनुष्ठान द्वारा वंशानुगत व्यावसायिक विभाजन को मंजूरी दी गई थी। देखिए यहाँ बहुत महत्वपूर्ण जो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है कि अनुष्ठान द्वारा, बाकायदा एक तरह से अनुष्ठान किए जाते थे, और अनुष्ठान के जरिए एक विशेष उत्सव मनाया जाता था, और उस उत्सव के द्वारा जो है वंशानुगत व्यावसायिक विभाजन को मंजूरी दी जाती थी। हेरिडेटरी प्रोफेशनल डिवीज़न कह सकते हैं इसको। हेरिडेटरी का मतलब है कि वंश के अनुसार कार्य किया जाएगा, यानी कि जैसे उसके पूर्वज जो कार्य कर रहे हैं बच्चे भी वही कार्य करेंगे। इसको कहते हैं वंशानुगत कार्य विभाजन, वंशानुगत व्यावसायिक विभाजन को भारत में मंजूरी दी गई थी। एक ही जाति समूह के सदस्य एक ही या अपनी ही, ठीक है, सामाजिक समुदाय बनाने वाले थे। एक सामाजिक समुदाय, एक जाति के लोग का मतलब है एक समुदाय जो समान व्यवसाय का अभ्यास करते थे, जिनका लगभग एक जैसा ही काम होता था। ठीक है, जो जाति समूह, ये जाति अपने समूह के भीतर ही विवाह करते थे और अन्य जाति समूहों के सदस्यों के साथ भोजन नहीं करते थे। ये इस जाति की मुख्य विशेषताएं थी। जाति की मुख्य विशेषताएं क्या थी कि जाति व्यावसायिक विभाजन था, जिसमें एक ही जाति समूह के सदस्य एक सामाजिक समुदाय बनाते थे और ये समान व्यवसाय करते थे। यानी कोई लकड़ी का काम कर रहा है, कोई बर्तन बनाने का काम कर रहा है, कोई लोहे का काम कर रहा है, कोई चमड़े का काम कर रहा है। इस तरह से वो समान व्यवसाय करते थे, एक जैसा कार्य। फिर जाति के अंदर ही विवाह होते थे, यानी कि कोई व्यक्ति अपनी जाति से बाहर शादी नहीं कर सकता था। इसके साथ ही अन्य जाति समूहों के सदस्यों के साथ भोजन भी नहीं किया जाता था। भोजन बैठ करके अपनी ही जाति के लोगों के साथ किया जाता था। तो ये सिस्टम था, इट वाज ए सिस्टम ऑफ, एक ऐसा व्यवस्था थी, एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें इंटरकास्ट मैरिज, इंटर डाइनिंग बिल्कुल पूरी तरह से प्रतिबंधित थी। अब इस प्रणाली के विरुद्ध संघर्ष भी होने शुरू होते हैं, क्योंकि यह व्यवस्था शोषण में बदल गई, यह व्यवस्था उत्पीड़न और अत्याचार में बदल गई, यह व्यवस्था भेदभाव और अन्याय में बदल गई। क्योंकि यह व्यवस्था एक तरह से क्लोज्ड सिस्टम था, इट बिकेम ए क्लोज सिस्टम, एक बंद व्यवस्था बन गई है, क्योंकि कोई व्यक्ति उस व्यवस्था से बाहर नहीं आ सकता था। उस व्यवस्था में रहकर ही अपना जीवन व्यतीत कर सकता था। अब जिन लोगों के पास अच्छे व्यवसाय थे वो तो अच्छी स्थिति में थे, सम्मान की जिंदगी जीते थे, लेकिन जो लोग निम्न कार्य करते थे या फिर कह सकते हैं कि थोड़ा सा गंदा कार्य करते थे, उन लोगों के बच्चे भी वही काम करें,
इसके विरुद्ध अब धीरे धीरे आवाज़ उठने लगी कि उनके बच्चे ऐसा काम क्यों करें जब उनकी मर्जी ही नहीं है। तो इसके लिए कुछ समाज सुधारक आगे आते हैं और वो समाज सुधारक इस जातिगत व्यवस्था और इस जातिगत असमानता के विरुद्ध आंदोलन शुरू करते हैं, संघर्ष शुरू करते हैं। तो प्रश्न है कि जाति और असमानताओं के खिलाफ सामाजिक सुधारों की क्या भूमिका रही है? What has been the role played by social reformers against caste and caste inequalities? Let's see. जाति व्यवस्था बहिष्कृत समूहों के खिलाफ भेदभाव और भेदभाव पर आधारित थी। देखिए, यहाँ पर यह बात गौर करने वाली है कि जो जाति व्यवस्था थी, ये बहिष्कृत समूह, जो ये मैंने बोल्ड लेटर्स लिखे हुए हैं, इनके अपने ही कुछ मायने हैं। बहिष्कृत समूह का मतलब है बाइकाटेड, जिनको बाइकाट कर दिया गया था, समाज से बाहर एक तरह से कर दिया गया था, और उनका हुक्का पानी, समाज के अंदर घुलना मिलना, समाज के अंदर आना जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित था। तो ये जाति व्यवस्था इन बहिष्कृत समूहों के खिलाफ भेदभाव पर आधारित थी। क्लियर? और वे अस्पृश्यता के अमानवीय प्रथा के अधीन थे। इसके साथ साथ ही उनके साथ अस्पृश्यता की जाती थी। अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत, अनटचेबिलिटी। क्लियर? इसके साथ ही इसलिए राजनीतिक नेताओं और समाज सुधारकों ने, जैसे कि ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर और पेरियार रामास्वामी नायकर ने एक ऐसे समाज की स्थापना करने की वकालत की जिसमें जातिगत असमानताएं नदारद हों, अर्थात जिसमें जातिगत असमानताएं ना हों। इसके लिए ज्योतिबा फूले बहुत ही महत्वपूर्ण फिगर है, नाम है ये ज्योतिबा फूले, जिन्होंने जातिगत असमानता, जातिगत भेदभाव के विरुद्ध सबसे पहले आधुनिक भारत में बिगुल फूंका था। और उन्होंने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी जिसका नाम था गुलामगिरी। इस गुलामगिरी पुस्तक में इन्होंने दिखाया कि किस तरह से लोगों के साथ लोगों को गुलाम बना के रखा गया है और उस व्यवस्था में उनके साथ गुलामी का व्यवहार किया जाता है। जाति को उन्होंने गुलामगिरी बताया कि ये जाति एक तरह से गुलामगिरी है, गुलाम बनाने की एक तरह से यह व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति गुलाम बनकर रह जाता था और वह अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास की कल्पना भी नहीं कर सकता था। यह एक ऐसी व्यवस्था थी। दूसरा नाम है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने भी, हालांकि वो स्वतंत्रता आंदोलन को लीड कर रहे थे, स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और इस जातिगत असमानता या जातिगत भेदभाव के विरुद्ध उनका ध्यान नहीं था शुरू में। लेकिन जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर उभर के आते हैं और उनका उदय होता है भारत की राजनीति में और वो इस जातिगत असमानता के विरुद्ध एक बड़ा आंदोलन शुरू करते हैं, तब गांधी जी की नज़र इस जातिगत असमानता और छुआछूत पर पड़ती है। फिर वो जाकर सक्रिय होते हैं और कुछ कार्य अछूतों के लिए करते हैं, अनटचेबल्स के लिए करते हैं। इसके लिए फिर वो अछूतों की बस्तियों में जाते हैं, कुछ सफाई कर्मियों के वहाँ जाते हैं, उनके साथ मिलकर कुछ नालियों की सफाई करते हैं। ठीक है। इसके साथ ही और ये कहते हैं कि भाई ये जो छुआछूत है ये हिंदू समाज के ऊपर कलंक है और जब तक ये छुआछूत रहेगी हमारा समाज विकास नहीं कर सकता। इस तरह की बातें
वो करते हैं। एक और महत्वपूर्ण जो उनका भूमिका है, वो अछूतोद्धार आंदोलन भी चलाते हैं। अछूतोद्धार आंदोलन चलाते हैं जिसके अंतर्गत वो दलितों को, अर्थात जो अछूत थे, इनको हरिजन का नाम देते हैं। हरिजन मीन्स चिल्ड्रन ऑफ गॉड। लेकिन उनके इन सभी कार्यों को उस वक्त के जो दलित नेता थे वो एक्सेप्ट नहीं करते, और उन्हें लगा कि ये गांधी जी के जो कार्य हैं ये सच्चे मन से नहीं हैं, और ये आंदोलन नहीं बल्कि ये एक तरह से नाटक है, ड्रामा है, अभिनय है। और डॉक्टर अंबेडकर के साथ उनका काफ़ी एक तरह से कह सकते हैं कि तनाव रहता है। उनके संबंध थोड़े से वहाँ तनावपूर्ण थे, और वहाँ पर एक मुकाबला देखने को मिलता है। गांधी जी अपने आप को दलितों का नेता बताते हैं, जबकि डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि दलितों के आप नेता नहीं हो सकते, क्योंकि आप वर्ण व्यवस्था के पोषक हैं, आप वर्ण व्यवस्था में विश्वास करते हैं और जाति को ख़त्म नहीं करना चाहते। इसलिए वहाँ पर ये वह समय था 1930, 31, 32, जब भारत में साइमन कमीशन आ चुका था, और साइमन कमीशन के अनुसार दलितों की स्थिति का आकलन किया गया था, और उसी दौरान राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस भी हुए थे। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, गोलमेज सम्मेलन होते हैं, और उन गोलमेज सम्मेलन में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर जाते हैं, उनकी मुलाकात होती है, और वहाँ पर काफ़ी इनके बीच विवाद होता है, तर्क वितर्क होता है, और उस तर्क वितर्क में डॉक्टर अंबेडकर की जीत होती है, और वो दलितों के लिए एक तरह से सेपरेट इलेक्टोरेट या पृथक निर्वाचन अंग्रेज़ों से मांग लेते हैं, और अंग्रेज उस मांग को स्वीकार कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर ही दिखाया जा रहा है किस तरह से जातिगत असमानताओं के विरुद्ध संघर्ष होता है, और उसमें जो समाज सुधारक थे उनकी क्या भूमिका थी। तो इन सभी में सबसे बड़ी जो भूमिका थी वो डॉक्टर अंबेडकर की थी। एक नाम पेरियार रामास्वामी नायकर का भी आता है। रामास्वामी नायकर, जिसे पेरियार के नाम से जानते हैं, ये दक्षिण भारत तमिलनाडु के एक बहुत ही बड़े नेता रहे हैं, और इन्हें दक्षिण एशिया का सुकरात तक कहा गया है। ये नास्तिक थे, ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, और जातिवादी व्यवस्था को भी समाप्त करना चाहते थे। इनका उद्देश्य शासन में शामिल होकर, सरकार में शामिल होकर, व्यवस्था में आकर के दलितों के उत्थान के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए कार्य करना था, योजनाएं बनाना था। इन्होंने वहाँ पर एंटी ब्राह्मण आंदोलन चलाया, गैर ब्राह्मण आंदोलन चलाया, और जस्टिस पार्टी की स्थापना की। तो इनका भी जो है इस जातिगत भेदभाव के विरुद्ध, जातिगत असमानता के विरुद्ध आंदोलन रहा है, एक योगदान रहा है। और ये सारे के सारे जो समाज सुधारक थे, इनका एक ही उद्देश्य था कि एक ऐसे समाज की रचना करना, एक ऐसा समाज बनाना जिसमें जातिगत असमानता ना हो, जिसमें कास्ट इनइक्वालिटी ना हो, सभी कास्ट बराबर हों, सभी कास्ट समान हों। और डॉक्टर अंबेडकर तो ये चाहते थे कि जाति हो ही ना। इसके लिए उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, द एनहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति विहीन समाज, जातियों का उन्मूलन। अब प्रश्न उठता है कि भाई आधुनिक भारत में जातियों और जाति व्यवस्था में क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। विगत वर्षों में कुछ बदलाव अवश्य आए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर हम भारत की आज़ादी से पहले के भारत की बात करते हैं तो उस वक्त की स्थिति बहुत ही बदसूरत थी, और आज़ादी के बाद नए संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भारत की तस्वीर
वाकई थोड़ी सुंदर हुई है जहाँ तक जातिगत असमानताओं का प्रश्न है। तो इन बदलावों का कारण क्या है, इसके क्या कारक हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स वर्किंग बिहाइंड द चेंजेस इन कास्ट एंड कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया। निम्नलिखित कारणों से जाति पदक्रम या जाति हायरार्की की पुरानी धारणाएं टूट रही है। जो जो कारक है, जो जो परिणाम है, जो बदलाव है, वो है कि जो जातिगत पदक्रम था, जाति का जो एक चक्र था, जो हायरार्की से हम कह सकते हैं पदसोपान, कि एक जाति ऊपर थी, उसके नीचे दूसरी जाति, उसके नीचे तीसरी जाति, उसके नीचे चौथी जाति, एक वर्ण व्यवस्था जो बनी हुई थी जिसमें 4 वर्ण थे, और उसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण, दूसरे उसके नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य और सबसे नीचे शूद्र। ये एक हायरार्की थी एक तरह से, और ये ऊपर वाला नीचे नहीं गिर सकता था और नीचे वाला ऊपर नहीं उठ सकता था। एक हायरार्की थी, इट वाज ए परमानेंट सिस्टम। तो वो परमानेंट सिस्टम टूटा है, यह बदलाव आया है। बदलाव टूटा कैसे है, इसको हम कैसे जांचेंगे? हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे नीचे तबके के लोग अब हर क्षेत्र में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में काफ़ी प्रगति कर रहे हैं और सर्वोच्च स्थान तक उन्होंने प्राप्त किया है ना। भारत में, आधुनिक भारत में 2 दलित राष्ट्रपति बन चुके हैं, डॉक्टर के.आर. नारायणन और वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, दोनों दलित कम्युनिटी से हैं। इसके अलावा बहुत से व्यक्ति मंत्री बन गए हैं, बन रहे हैं। बहुत सारे ऐसे युवा बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। तो इस तरह से ये पदक्रम टूटा है, यह इससे सिद्ध हो जाता है। शिक्षा ग्रहण करके अब हम अपनी मर्जी से कोई भी कार्य चुन सकते हैं और किसी के ऊपर ये बंधन नहीं है कि वह ये कार्य नहीं चुन सकता। ऑल आर फ्री टू चूज एनी प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान में मौलिक अधिकार है कि हम कोई भी कार्य अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। कोई भी कार्य हमारी मर्जी, हमारे ऊपर हमारी मर्जी के खिलाफ थोपा नहीं जा सकता। तो इसके कारण क्या हैं, क्यों बदलाव आया है ऐसा? इन बदलावों के निम्नलिखित कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है संवैधानिक कानून और कानूनी प्रावधान। संविधान स्वयं इसका एक कारण है, क्योंकि संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए जिससे ये पदक्रम टूट गया, जिससे यह जाति का कुचक्र कमजोर हुआ। ठीक है, संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए, समानता का अधिकार दिया गया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया। तो इन अधिकारों ने, ये तीनों जो अधिकार हैं, इन्होंने जाति व्यवस्था को तोड़ने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्लियर? इसके साथ ही सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, सभी को राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। उन्हें वोट का अधिकार है, चुनाव में लड़ने का अधिकार है। इसके साथ कानूनी प्रावधान, कुछ कानून बनाए गए हैं जिससे जातिगत असमानता समाप्त हो, जातिगत भेदभाव समाप्त हो, छुआछूत समाप्त हो। अनुच्छेद 17 में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत को असंवैधानिक या गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है और इस छुआछूत को व्यवहार में लाना या इसका आचरण करना संगीन अपराध है, गैर कानूनी है। तो इस तरह का प्रावधान हुआ जिससे जाति का कुचक्र टूटा। SC/ST एट्रोसिटी एक्ट पास किया गया, जिसको हम सिंपल भाषा में हरिजन एक्ट के नाम से जानते हैं, या अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 के नाम से जानते हैं। कानून है ये,
और बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिन्होंने जातिगत भेदभाव और जातिगत असमानता को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जाति के आधार पर होने वाले जुल्म और अत्याचार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ तीसरा फैक्टर है आर्थिक विकास। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है देश के अंदर, और इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने पूरा एक तरह से हुलिया ही बदल दिया है, पूरा चेहरा ही बदल दिया है। अब गाँव में या शहरों में आप देख सकते हैं कि उस आर्थिक विकास का लाभ प्रत्येक समाज को मिल रहा है, प्रत्येक समूह को मिल रहा है। आर्थिक विकास की इस दौड़ में हर व्यक्ति शामिल हो रहा है, और इस आर्थिक विकास की वजह से कुछ लोगों का आर्थिक विकास हो रहा है। इसका मतलब है कि अब जो उनकी जो गरीबी की हालत में वो रहते थे, वो उससे कुछ लोग बाहर निकल रहे हैं। यह इस आर्थिक विकास का ही परिणाम है। इस आर्थिक विकास की वजह से जातियां टूट रही हैं, क्योंकि जब लोगों के अच्छे घर हो बन रहे हैं, लोगों के पास अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, गाड़ियां आ रही हैं, तो उनका अब एक तरह से जो वो पुराना रूप था, कुरूप, वो अब सुंदर हो रहा है। तो इसलिए जो एक लकीर खिंची हुई थी बीच में, जो एक गैप था, एक खाई थी, वो खाई धीरे धीरे कम हो रही है। इसके साथ ही अगला कारक है बड़े पैमाने पर शहरीकरण। अर्बनाइजेशन ऑन ए लार्ज स्केल इज अनदर फैक्टर दैट हैज़ वीकन्ड द कास्ट। कास्ट को कमज़ोर कर दिया है इसने, इस अर्बनाइजेशन ने, शहरीकरण ने। शहरीकरण क्या है? बड़े पैमाने पर शहरों का विकास हो रहा है, नए नए शहर बसाए जा रहे हैं, और इन शहरों में सभी लोग मिलकर के साथ रहते हैं। अब एक मकान के साथ दूसरा किसका मकान है ये पता ही नहीं चलता, और फिर ना ही कोई इस बात का विरोध कर सकता कि भाई आप मेरे पास क्यों मकान बना रहे हो। जिसके पास पैसा है, धन है, वो मकान खरीद सकता है, अब वो चाहे किसी भी जाति का है। इस तरह से इस शहरीकरण ने इस जातिगत भेदभाव को या जातिगत असमानता को कमज़ोर किया है। शहरों में बड़े बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट बन गए हैं, और उन होटल्स और रेस्टोरेंट में बैठ कर के सभी लोग खाना खाते हैं, सभी लोग चाय पीते हैं। तो वो एक व्यवस्था थी कि एक समुदाय या एक समाज या एक जाति के लोग अपने ही समाज के लोगों के साथ बैठ कर के खाना खाएंगे, और दूसरे जाति के लोगों के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते। वह व्यवस्था भी टूट गई है। कारण है शहरीकरण। अगला कारक है साक्षरता और शिक्षा की वृद्धि। आज़ादी के बाद जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत की शैक्षिक स्थिति बेहद खराब थी। जिस तरह से आर्थिक स्थिति खराब थी, वैसे ही शैक्षिक स्थिति भी खराब थी। मात्र 17% लोग ही यहाँ पर पढ़े लिखे थे। लेकिन आज धीरे धीरे यह शिक्षा की गति धीरे धीरे तेज होती गई, और आज 76% साक्षरता दर भारत ने हासिल कर ली है। और इस साक्षरता दर का फ़ायदा देश के गरीब, दलित, वंचित वर्गों को भी मिला है। इन दबे कुचले या शोषित वर्गों के बच्चों के लिए सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में कुछ विशेष कदम उठाए गए हैं ताकि ये भी पढ़ लिख सकें और आगे बढ़ सकें। जहाँ तक महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों का प्रश्न है, तो उनमें इनके लिए कुछ सीट रिजर्व कर दी गई हैं ताकि गरीब होते हुए भी ये वहाँ पढ़ सकें। ठीक है, गरीबी इनके रास्ते में रुकावट ना बने। तो बढ़ती हुई शिक्षा दर ने या साक्षरता दर ने भी इस जातिगत असमानता को दूर किया। अब लोग पढ़ लिख गए हैं और अपने अधिकारों को समझ गए हैं। उन्हें पता चल गया है कि जातिगत शोषण क्या है, जातिगत भेदभाव क्या है, और वो पढ़े लिखे होने की वजह से
इसका विरोध कर सकते हैं और इसके विरुद्ध आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि उन्हें कानूनों के बारे में जानकारी हो गई, उन्हें संविधान के बारे में जानकारी हो गई और उन्हें यह पता चल गया कि हमारे साथ जो अगर अन्याय होता है तो हमें उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। पढ़ लिख करके उन्होंने बड़े बड़े विद्वान महापुरुषों को पढ़ना शुरू किया और उनसे उनको काफ़ी प्रेरणा मिली और इस तरह से जाति का तिलिस्म टूटने लगा। इसके अलावा जो दूसरे समाज जो दूसरी जातियों के लोग थे, जिनको हम सो कॉल्ड अपर कास्ट कह सकते हैं या तथाकथित उच्च जातियाँ, उनके भी अब पढ़े लिखे युवा हैं, तो वो पढ़े लिखे युवा जाति में विश्वास नहीं करते हैं और उनके मन में जाति को लेकर उतनी ज़्यादा कह सकते हैं कि कड़वाहट नहीं है जितनी उनके पूर्वजों में हुआ करती थी, हाँ, जितनी पहले समय में हुआ करती थी। तो इसी शिक्षा ने सभी को एक दूसरे के साथ जोड़ा है, सभी एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं और जाति का जो पदक्रम है, हायरार्की है, वो टूट रही है। इसके अलावा व्यावसायिक मोबिलिटी, ये भी एक कारक है। व्यावसायिक मोबिलिटी का मतलब होता है कि व्यवसाय में एक तरह से मोबिलिटी आ गई है कि एक व्यवसाय किसी भी जाति के लिए अब फिक्स नहीं रह गया है, कोई भी व्यक्ति उस व्यवसाय को कर सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो बार्बर या नाई या सैलून जिसको हम कह सकते हैं, अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो जिसका सैलून है या जो बार्बर है वो सिर्फ नाई कास्ट का व्यक्ति ही करेगा, ऐसा नहीं। बहुत सारे युवाएं अब इसे एक आर्ट के रूप में देख रहे हैं, हुनर के रूप में देख रहे हैं, एक स्किल के रूप में देख रहे हैं और इसे अपना रहे हैं और अपनी दुकान खोल रहे हैं। दूसरा जो व्यवसाय है वो है लकड़ी का व्यवसाय। लकड़ी का व्यवसाय पहले बढ़ई करते थे, जिनको हम खाती कहते हैं, लेकिन आज के इस परिवेश में, आज के दौर में बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो दूसरी जाति के हैं और वो लकड़ी का काम कर रहे हैं, फर्नीचर बना रहे हैं। तो इसको कहते हैं व्यावसायिक मोबिलिटी। मतलब अब सभी व्यवसायों को सभी लोग अपना रहे हैं और कोई व्यवसाय किसी जाति विशेष का नहीं रह गया है। टेलर, दर्जी का जो कार्य है, पहले दर्जी एक जाति हुआ करती थी और कपड़े सिलने का काम दर्जी ही करते थे, लेकिन अब टेलरिंग का काम बहुत सी विभिन्न जातियों के बच्चे कर रहे हैं, विभिन्न जातियों के युवा कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से लोहार है, लोहे का काम है, बहुत से लोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि जूते बनाने की जो काम था वो एक विशेष जाति का काम था, लेकिन अब जूते बनाने का काम भी बड़े धड़ल्ले से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में हो रहा है और उन फैक्ट्रियों में विभिन्न जातियों के लोग जाकर के कार्य कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं व्यावसायिक मोबिलिटी। अब जब कोई कार्य किसी एक जाति का रहा ही नहीं तो फिर जाति उतनी इम्पोर्टेंट नहीं रह गई है। इसकी वजह से एक और कारक रहा है कि भाई ये जाति का जो कुचक्र है क्यों टूटा है या टूट रहा है, इसका एक कारण है गांवों में जमींदारों की स्थिति कमजोर हो गई है। पहले जमींदारी प्रथा हुआ करती थी और जमींदारी प्रथा की वजह से एक तरह से जातिगत व्यवस्था को वो जमींदार बना के रखता था। जमींदारों के यहाँ गरीब और शोषित वंचित समाज के लोग जाकर के फ्री में काम करते थे, निःशुल्क काम करते थे, बिना वेतन के काम करते थे, जिसे बेगार कहते थे। तो वो बेगार भी अब ख़त्म हो गई है। जमींदारों की स्थिति कमज़ोर हो गई है, जमींदारों के पास अब अधिकार नहीं रहे, जमींदार भी अब एक आम नागरिक बन के रह गया है। तो इन सब कारणों ने, इन सब फैक्टर्स ने जाति के पदक्रम को, कास्ट हायरार्की को कमज़ोर किया है। हालांकि ये पूरी तरह से अभी टूटा नहीं है। जाति अभी भी भारत में पाई जाती है और जाति के आधार पर भेदभाव और जातिगत असमानता अभी भी
देखने को मिलती है। ये कहना कि जाति खत्म हो गई है या जातिगत असमानता अब नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी पहले के मुकाबले में इसमें काफ़ी बदलाव आया है और उस बदलाव के ये कारक हैं जिनका हमने डिस्कशन कर लिया है। आगे है प्रश्न है कि भाई भारत में अभी भी जातिगत असमानताएं कैसे जारी है। अभी पीछे हमने डिस्कस किया ना कि भाई जातिगत असमानताएं या जातिगत जो पदक्रम है वो टूट रहा है, टूट तो रहा है, लेकिन जातिगत असमानताएं पूरी तरह से दूर नहीं हुई हैं, वो अभी भी जारी हैं। लेकिन किस तरह से जारी हैं, किस रूप में जारी हैं, आइए इनके ऊपर चर्चा करते हैं। हाउ कास्ट इनइक्वालिटीज आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन इंडिया, दैट इज द क्वेश्चन। आंसर इज अभी भी जाति समकालीन भारत से गायब नहीं हुई है। जाति के कुछ पुराने पहलुओं को अभी भी बरकरार रखा गया है। ठीक है, और ये क्या है? नंबर एक, अब भी ज़्यादातर लोग अपनी जाति या जनजाति के अंदर ही शादी करते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है। अभी भी 95%, अगर हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, 95% पीपल, मोर देन 95%, आप 95 नहीं 99% कह सकते हैं कि 99% पीपल आर of the opinion that their children should marry within their own caste. उनकी ये राय है कि हमें अपनी जाति या जनजाति के अंदर ही शादी करनी चाहिए और लोग करते हैं। इस तरह से जातिगत असमानता अभी भी व्याप्त है शादी के मामले में। दूसरा है, संवैधानिक निषेध के बावजूद अस्पृश्यता पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। अगर हम देखें कि भारत के संविधान में अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है, उसका उन्मूलन कर दिया गया है अनुच्छेद 17 में। बावजूद इसके अभी भी छुआछूत के किस्से और कहानियाँ आपको देखने और सुनने को मिल जाते हैं। अखबारों में या टेलीविज़न पर ये खबरें आती रहती हैं कि फलां गांव में एक इस जाति के साथ दूसरी जाति के लोगों ने छुआछूत की, उसके साथ एक तरह से कह सकते हैं कि उसे कुआं पर पानी नहीं भरने दिया या फिर उसे नल से पानी नहीं भरने दिया, वगैरह वगैरह। तो छुआछूत अभी भी जारी है, पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। तीसरा, अभी भी उपनाम उनकी जाति की पहचान दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। अपनी जाति की पहचान दिखाने के लिए उपनाम, सरनेम्स अभी भी लोग लगाते हैं। तो ये सरनेम लगाने का मतलब क्या है? क्यों लगाते हैं हम सरनेम? सरनेम इसीलिए लगाते हैं कि हम अपनी पहचान को बरकरार रखना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि भाई हमारी तो पहचान ये है, हमारी जाति तो ये है। जातियों के आधार पर ये सरनेम बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सरनेम हैं, जैसे कि तिवारी जी हैं, गुप्ता जी हैं, अग्रवाल हैं, शहरावत हैं, वर्मा जी हैं, तंवर हैं। देयर आर सो मैनी सरनेम्स विच आर बीइंग यूज्ड बाय पीपल टू मेंटेन देयर आइडेंटिटी। अपनी पहचान को बरकरार रखने के लिए, अपनी पहचान को दिखाने के लिए वो अपना सरनेम का इस्तेमाल करते हैं। तो इस सरनेम में भी जाति अभी पाई जाती है और इस तरह से जातिगत असमानता बनी हुई है। तीसरा है कि भाई जिन जातियों के समूहों में पुरानी व्यवस्था के तहत शिक्षा की पहुंच थी, उन्होंने आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने में भी बहुत अच्छा काम किया। यानी कि शिक्षा में भी उन लोगों का ज़्यादा वर्चस्व है, शिक्षा भी उन्होंने ज़्यादा प्राप्त की है जो पहले से ही जिनकी शिक्षा तक पहुंच थी, जो पहले ही पढ़ने पढ़ाने का काम करते थे। उन समुदायों ने, उन जातियों ने ही शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा प्रगति की है और वो बड़े पदों पर पहुंच गए हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरी ओर वे समूह हैं जिनमें SC, ST, OBC शामिल हैं, जिनके पास शिक्षा तक पहुंच नहीं थी। उन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया था, शिक्षा पढ़ने से मनाही थी, शिक्षा ग्रहण करने से मनाही थी। तो वो लोग शिक्षा में अभी भी पिछड़े हुए हैं। ठीक है, हालांकि वो
स्कूल जा रहे हैं लेकिन स्कूल जाने तक ही वो सीमित रह जाते हैं, और आधे से ज़्यादा कह सकते हैं हम, आधे से ज़्यादा बच्चे कॉलेज नहीं जाते, स्कूल की शिक्षा पूरी भी नहीं कर पाते आधे से ज़्यादा तो। और फिर जो बच्चे बचते हैं उनमें से 10% भी कॉलेज नहीं जाते हैं। ठीक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में वो अभी भी पिछड़े हुए हैं। क्लियर? तो ये शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ापन होना, और इसमें भी खास तौर से SC ST OBC के लोगों का पिछड़ापन होना, ये दिखाता है कि ये जाति की वजह से ऐसा है। जातिगत क्योंकि जाति की वजह से वो आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हैं। आर्थिक रूप से भी कमज़ोर होना उनके लिए शिक्षा, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के मार्ग में एक रोड़ा बना हुआ है, जिसकी वजह से अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हमारे देश में शहरी माध्यम वर्गों के बीच उच्च जाति की अनुपातहीन उपस्थिति है। अगर हम शहरों में देखें तो शहरों में भी मध्यम वर्ग पाया जाता है, लेकिन इस मध्यम वर्ग में भी उच्च जाति के लोगों की संख्या ज़्यादा है। किसी भी शहर में आप चले जाइए जा करके, वहाँ जो मध्यम वर्ग है, वहाँ का लोअर क्लास नहीं, क्या लोअर क्लास को छोड़ दीजिए, जिसको हम जिसमें मजदूर वर्ग आता है, जिसमें लेबरर्स आते हैं, लेबरर्स को छोड़ करके, मजदूरों को छोड़ करके, बाकी के जो ऊपर का जो बीच का वर्ग है, उसमें अधिकतर संख्या किसकी मिलेगी? उच्च जाति के लोगों की मिलेगी। ठीक है, तो ये दिखाता है कि जातिगत असमानता अभी भी भारत में पाई जाती है। जाति को आर्थिक स्थिति से जोड़ा जाता है। SC ST OBC आर्थिक स्थिति से पिछड़े हुए हैं, यह हमें देखने को मिलता है। तो इन सब वजह से, इन सब कारणों से, इन सब रूपों में जातिगत असमानताएं अभी भी जारी है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगला जो इसका टॉपिक है, या अगला जो सब टॉपिक है, या सब जो क्वेश्चन है, वो है कि व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ कास्टिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय राजनीति में जातिवाद के रूप क्या हैं, कि जातिगत, या क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हाउ डज कास्ट इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स। जाति राजनीति को कैसे प्रभावित करती है, या राजनीति में जाति के क्या रूप हैं, कौन कौन से रूप हैं। तो भारतीय राजनीति में जातिवाद अनेक रूपों में पाया जाता है। क्लियर? जैसे नंबर 1, राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों के नामांकन। हमें देखने को मिला, जो चुनाव होते हैं तो चुनावों के दौरान राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे उम्मीदवार की तलाश में रहती हैं जो उस जाति से बिलोंग करता हो जिसकी जाति उस क्षेत्र में सबसे अधिक है, अर्थात जिसकी जाति के लोग उस क्षेत्र में ज़्यादा रहते हैं, उस जाति के व्यक्ति को ही उम्मीदवार बनाते हैं ताकि वो आसानी से जीत जाए। उन्हें ये मन में फीड है कि जाति के आधार पर ही लोग वोट देंगे, और हम क्यों ना फिर ऐसे व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाएं जो उस जाति का हो जिसकी संख्या ज़्यादा है। तो इसे कहते हैं नामांकन। उम्मीदवारों के नामांकन में जाति देखी जाती है ना। नंबर 2, चुनाव में समर्थन के लिए जातिगत भावना की अपील की जाती है। चुनावों के दौरान हमें देखने को मिलता है कि रैलियां होती हैं, पंपलेट बांटे जाते हैं, पोस्टर चिपकाए जाते हैं, और अपील की जाती है कि भाई यह व्यक्ति इस जाति का है। बाकायदा उसके सरनेम लगाया जाता है, और ये सरनेम लगाने का जो खेल है वो इसीलिए है कि ताकि लोग समझ जाएं कि ये इस जाति का व्यक्ति है और वो उसको वोट दे सकें। तो जातिगत भावना, वोट के लिए जातिगत अपील करना, ये भारतीय राजनीति में अभी भी जारी है, और वो जातिगत या जातिवाद का एक रूप के रूप में विद्यमान है। जाति के आधार पर जातिगत चेतना और मतदान के रूप में भी जातिवाद पाया जाता है। देश के अंदर पिछले कुछ वर्षों से जातिगत चेतना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 1990 के दशक के बाद, 1990 से ही आप कह सकते हैं कि देश के अंदर कास्ट कॉन्शियसनेस बढ़ी है, जातिगत चेतना बढ़ी है। ये जातिगत चेतना क्या है? जातिगत चेतना का मतलब है कि भाई
हम एक जातिगत समूह हैं और इस जातिगत समूह के रूप में राजनीति में हमारी क्या हैसियत है, राजनीति में हमारी क्या स्थिति है, वो लोग ये देखते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि भाई राजनीति में तो हमारा स्थान शून्य है, या राजनीति में तो हम है ही नहीं, या जितनी हमारी संख्या है उतना हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उतना हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है। तो फिर वो जातिगत संगठन बनाते हैं, जातिगत दल बनाते हैं और इस तरह से अपनी जाति के लिए पॉलिटिक्स या राजनीति करते हैं ताकि उनकी जाति राजनीति में आगे बढ़ सके, आगे आ सके। इसके अलावा जाति के आधार पर मतदान होते हैं। लोग वोट डालते हैं तो ये देखते हैं कि भाई ये व्यक्ति किस जाति का है, और अधिकतर लोग जाति देखकर ही वोट देते हैं, मतदान करते हैं। लोगों की सोच, क्योंकि जाति हमारे नस नस में है, जाति बहुत बुरी तरह से चिपकी हुई है हमारे साथ, तो ये तो हर जगह काम करती है। तो वोट डालते समय भी लोगों के मन में जाति का भाव रहता है और वो अपने उसी उम्मीदवार को वोट देना चाहते हैं जो उनकी जाति से संबंध हो। तो मतदान में भी जातिवाद देखा जाता है। इसके अलावा मंत्रिमंडल में विभिन्न जातियों और जनजातियों का प्रतिनिधित्व तय किया जाता है। सरकार बनाई जाती है। चुनाव के बाद जब सरकार बनती है, उसका अगर राज्य में चुनाव हुए तो मुख्यमंत्री बन गया। मुख्यमंत्री अपना मंत्रिमंडल बनाता है। उस मंत्रिमंडल में वो विभिन्न जातियों और जनजातियों का समीकरण फिट करता है। वो ये देखता है कि भाई इस क्षेत्र में ज़्यादा जाति के लोग, किस जाति के लोग ज़्यादा हैं, तो उनको उस मंत्रिमंडल में जगह देता है, उन्हें मंत्री बनाता है। और लगभग जो प्रमुख जातियां हैं उस राज्य की, उन सभी के लोगों को वो अपने मंत्रिमंडल में स्थान देता है, उन्हें अपना मंत्री बनाता है। तो मंत्रिमंडल के निर्माण में भी जातिवाद पाया जाता है, देखा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि भाई लेकिन अकेले जाति भारत में चुनाव परिणाम का निर्धारण नहीं कर सकती, कैसे? ठीक है, प्रश्न ये है कि अकेले जाति भारत में चुनाव परिणाम का निर्धारण नहीं कर सकती, कि जाति के आधार पर ही आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। तो दूसरे कौन से कारक हैं, दूसरे कौन से फैक्टर्स हैं जो भूमिका निभाते हैं जीत में, जो भूमिका निभाते हैं जीत तय करने में? तो जाति के अलावा और भी दूसरे फैक्टर्स हैं। नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जाति चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन जाति के अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्टर हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण कारक हैं जो चुनाव जीतने में या जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नंबर 1, किसी भी एक जाति का कोई निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। ये भी बात सत्य है। कहीं भी आप, हमारे देश के अंदर 543 लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो कोई भी ऐसा निर्वाचन क्षेत्र नहीं मिलेगा आपको जो सिर्फ एक ही जाति का हो या एक ही जाति के लोग जिसमें रहते हों। ठीक है, तो इसलिए अब क्या जरूरी हो जाता है, जरूरी ये हो जाता है कि जो भी उम्मीदवार होगा वो सिर्फ एक जाति के दम पर या बल पर चुनाव जीत जाए, ये जरूरी नहीं है। तो फिर उसे दूसरे जाति के लोगों का भी विश्वास जीतना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, तो अपनी जाति के आधार पर, बल पर अगर चुनाव लड़ेगा तो वो चुनाव जीत जाएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। वो चुनाव हार भी सकता है यदि उसे दूसरी जाति के लोगों की वोट ना मिली हो तो इसके लिए क्या करता है वो, फिर उसे दूसरी जातियों का विश्वास जीतना जरूरी हो जाता है। उनके पास जाता है, संपर्क करता है, अपील करता है, वोट मांगता है। ठीक है, उनसे वादे करता है, लोग उसके साथ जुड़ते हैं तो उसे वोट डालते हैं। इसके अलावा तो एक जाति के लोगों का चुनाव में जिताना या जीतना बहुत कम देखने को मिलता है। क्लियर? तीसरा फैक्टर है कि एक जाति के सभी मतदाता केवल एक ही पार्टी को वोट दे दें, ऐसा भी जरूरी नहीं है, है ना।
कोई भी पार्टी आप लगा लीजिए, जो ये कह सकती हो भाई मैं तो इस जाति की पार्टी हूँ, तो उस पार्टी को उस जाति के 100% वोट नहीं मिल पाएंगे, ये श्योर है। कोई भी पार्टी आप लगा लीजिए, ठीक है। तो एक जाति के सभी मतदाता केवल एक पार्टी को ही वोट नहीं देते हैं, यानी कि अगर वो इतना तो कर सकती है कि उस जाति के 50% 60% वोट तो वो ले सकती है, लेकिन 40 या 50% या 30% वोट तो फिर भी दूसरी पार्टी के लोगों को जाती है, दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों को चली जाती हैं। क्लियर? तो इस तरह से ये भी एक फैक्टर है जो चुनाव परिणाम का निर्धारण करने में भूमिका निभाता है, और ये सिद्ध करता है कि जाति ही भारत में चुनाव परिणाम का निर्धारण नहीं करती है। इसके अलावा एक ही जाति के कई उम्मीदवार मैदान में उतर सकते हैं, ये भी देखने में आता है। मान लीजिए एक क्षेत्र में एक जाति का बहुमत है, एक जाति के ज़्यादा लोग रहते हैं, तो कई बार ये होता है कि उस जाति के ही लोग जो है, कांग्रेस ने भी उसी जाति के व्यक्ति को वोट टिकट दे दिया, बीजेपी ने उसी जाति के व्यक्ति को टिकट दे दिया, है ना। और सीपीआई सीपीएम दूसरी पार्टियों ने भी, हरियाणा की बात करें तो दूसरी पार्टी के लोगों ने भी या पार्टियों ने भी उसी को, उन्हीं के लोगों को वोट टिकट दे दिया। तो अब कन्फ्यूजन, वोटर कन्फ्यूज हो जाता है, भाई किसे वोट दें हम, ठीक है। तो इस तरह से उस जाति की वोट बट जाती है। क्लियर? कुछ लोगों ने ए को दे दिया, उसने बी को दे दिया, उसने सी को दे दिया, जो कि एक ही जाति के लोग हैं, तो वोट बट गई ना। तो ये इससे यह सिद्ध होता है कि अकेले जाति ही भारत में चुनाव परिणाम का निर्धारण नहीं करती है, और भी कई फैक्टर हैं जो चुनाव परिणाम को निर्धारित करते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण और जो फैक्टर हैं उनमें आते हैं महत्वपूर्ण मुद्दे, और ये मुद्दे होते हैं विकास के मुद्दे, डेवलपमेंट फैक्टर्स, डेवलपमेंट इश्यूज, ठीक है। इसमें सड़क है, बिजली है, पानी है, अस्पताल है, कॉलेज है, इनकी आवश्यकता होती है उस क्षेत्र में। तो लोग उस व्यक्ति को वोट देना चाहते हैं, खास तौर से पढ़े लिखे लोग, जो विकास के कार्यों पर में ज़्यादा रुचि रखते हैं या विकास के कार्यों पर ज़्यादा फोकस करते हैं अपने चुनाव प्रचार के दौरान, और उन लोगों से किनारा कर जाते हैं जो सिर्फ जाति या धर्म की राजनीति करते हैं। तो जो विकास के जो मुद्दे हैं ये भी चुनाव जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा नेता का व्यक्तित्व भी होता है, वही चुनाव जीतना, चुनाव मैदान में जो नेता खड़ा है उसका अपना व्यक्तित्व भी होता है। तो कई बार वो ऐसा व्यक्ति वहाँ चुनाव जीत जाता है जिसका व्यक्तित्व अच्छा है, जिसका चरित्र अच्छा है, और वह व्यक्ति हार जाता है कि जिसकी जाति के ज़्यादा लोग रहते हैं उस क्षेत्र के अंदर। हारा क्यों है? क्योंकि उसका चरित्र ठीक नहीं है, या तो आपराधिक प्रवृत्ति का हो सकता है, गुंडा प्रवृत्ति का हो सकता है, और उसकी ही जाति के लोग उसको वोट नहीं देते, ठीक है। तो नेता का चरित्र भी भूमिका निभाता है, नेता की पर्सनालिटी भी भूमिका निभाती है। पार्टी की विचारधारा भी चुनाव जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और एक और फैक्टर होता है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, ठीक है। ये एक ऐसा फैक्टर है कि अगर कोई व्यक्ति पिछले 5 साल से एमएलए है तो लोग चाहते हैं कि अब हम इसे बदलें, 5 साल हो गए इसको, अब किसी दूसरे को चुनते हैं, ठीक है। अगर हम इसी को चुनेंगे तो ये ज़्यादा इसके भाव बढ़ जाएंगे, ठीक है, और ये तानाशाह हो सकता है, हमारी बात नहीं सुनेगा। तो इसको कहते हैं हम एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, यानी चेंज के लिए वोट डालते हैं लोग। पीपल डिसाइड टू वोट फॉर चेंज। तो ये सारे फैक्टर हैं जो चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जाति के साथ साथ, है ना। इसके अलावा धर्म या सांप्रदायिकता भी है जो चुनाव में भूमिका निभाती है। अब हम बात करेंगे आगे रोल ऑफ पॉलिटिक्स इन कास्ट, जाति में राजनीति की भूमिका। वो तो थी राजनीति में जाति की भूमिका, जाति के आधार पर राजनीति। अब ये है कि जाति में राजनीति क्या भूमिका है, जाति कैसे राजनीति कैसे जाति को प्रभावित करती है, ठीक है। जाति में राजनीति की क्या भूमिका है।
हाउ डज पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस कास्ट? लेट्स डिस्कस। भारत में जाति पर राजनीति का प्रभाव क्या है? व्हाट इज द इन्फ्लुएंस, ठीक है, ऑफ पॉलिटिक्स ऑन कास्ट? राजनीति भी राजनीतिक क्षेत्र में लाकर जाति व्यवस्था और जातिगत पहचान को प्रभावित करती है, क्योंकि ये राजनीति ही है जो जाति को राजनीतिक क्षेत्र में लेकर आती है। राजनीति की वजह से ही कोई जाति बिल्कुल राजनीतिक क्षेत्र में आती है, और उससे पहले वो गौण होती है, उसे पता ही नहीं होता कि भाई हमें किस तरह से राजनीतिक भूमिका निभानी है, क्या करना। लेकिन जो राजनीतिक लोग होते हैं, जो नेता होते हैं, वो उस जाति को खास बना देते हैं, ठीक है, और उस जाति का एक तरह से राजनीति में एक तरह से महत्व बढ़ जाता है। दूसरा है कि प्रत्येक जाति समूह पड़ोसी जातियों या उपजातियों को शामिल करके बड़ा बनने की कोशिश करता है, ठीक है। यहाँ कहने का मतलब यह है कि कुछ नेता अपनी जाति के लोगों को कुछ सपने दिखाते हैं, उनके सामने उनके पिछड़ापन के कारण बताते हैं, गिनाते हैं कि भाई देखो आप लोग इसलिए पिछड़े हो क्योंकि आप एकजुट नहीं हैं। आपको एक राजनीतिक ताकत में बदलना है, आपको एक वोट बैंक में बदलना है, और यदि आप वोट बैंक बन गए तो फिर राजनीति में आपकी जाति का प्रतिनिधित्व हो जाएगा, और जब राजनीति में आपकी जाति के लोग जाएंगे तो वो आपके लिए काम करेंगे। तो इस तरह से राजनीति जाति को प्रभावित करती है। फिर एक जाति अपने साथ साथ दूसरी जातियों को जोड़ती है, छोटी छोटी जातियों को जोड़ती है, और साथ उनको जोड़ करके बड़ा गठबंधन बना लेती हैं, एक बड़ा जो है समूह बना लेती हैं, ताकि राजनीति में उनका वर्चस्व स्थापित हो जाए। क्लियर? अन्य जातियों का या समुदायों के साथ गठबंधन में प्रवेश करने की विभिन्न जाति समूहों की आवश्यकता होती है। कई बार फैक्टर चलते हैं, हरियाणा जैसे बिहार चुनाव में, यूपी चुनाव में हमने देखा है कि कैसे वहाँ DY फैक्टर चला, MY फैक्टर चला, वहाँ पर मुस्लिम यादव का फैक्टर यूपी में होता था मुलायम सिंह के टाइम में, अखिलेश के टाइम में। तो मुस्लिम और यादव एकजुट हो जाते थे और अधिकतर वोटें जो है वो समाजवादी पार्टी को जाती थी। ऐसे ही 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने भी एक गठबंधन किया था, जातीय गठबंधन, जो कि था ब्राह्मण दलित गठबंधन था, ठीक है। तो ब्राह्मण और दलित जो है उन्होंने 2007 में बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया, और बहुजन समाज पार्टी सोशल इंजीनियरिंग करके, ठीक है, एक इसको कहते हैं सामाजिक अभियांत्रिकी, सोशल इंजीनियरिंग के बलबूते सत्ता में आ गई थी 2007 में, और 5 साल तक सत्ता में रही। ऐसे ही बिहार में भी ये गठबंधन होता है, ठीक है। यादव कुर्मी ये जातियां मिलकर के चुनाव लड़ती रही हैं पीछे, और वहाँ उन्होंने सत्ता के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, नए इतिहास बनाए हैं। तो इसे कहते हैं जातियों का गठबंधन, और जातीय समीकरण भी इसको हम कह सकते हैं। नए प्रकार की जाति समूह राजनीतिक क्षेत्र में आ गए हैं, जैसे पिछड़े और अगड़े जाति समूह, ये भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो पिछड़े और अगड़े की राजनीति भी होती है देश में। कुछ पार्टियां या नेता यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि भाई पिछड़े जो है राजनीति में पिछड़े हैं, उन्हें आगे आना चाहिए, ठीक है, और इसलिए वो उनका वोट प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं, और इस तरह से उनमें जातिगत जो कॉन्शियसनेस है या जातिगत जो चेतना है वो उसे जगाने में सफल हो जाते हैं। राजनीति में जातिगत मतभेदों की अभिव्यक्ति हुई वंचित समुदायों को सत्ता में अपना हिस्सा मांगने की जगह देती है। जो वंचित समुदाय हैं उन्हें राजनीति में हिस्सा मिल जाता है, क्योंकि जब जातिगत चेतना उनके अंदर आती है तो एक राजनीतिक फोर्स में बदल जाते हैं, राजनीतिक ताकत बन जाते हैं, वोट बैंक बन जाते हैं, और वोट बैंक बनने के साथ ही
उन्हें समाज के अंदर और राजनीति में एक लाभ मिलता है, अर्थात उनका प्रतिनिधित्व बढ़ जाता है। क्लियर? तो ये इस जातिगत राजनीति का एक सकारात्मक पक्ष है कि जो दबे कुचले वर्ग हैं इस जाति की राजनीति की वजह से उभरे हैं, ऊपर उठे हैं, उनका उद्धार हुआ है। जाति की राजनीति ने दलित और ओबीसी जातियों के लोगों को निर्णय लेने के लिए बेहतर पहुंच प्रदान करने में मदद की है। यानी कि वो इस राजनीति, जाति की राजनीति की वजह से आज राजनीति में सर्वोच्च स्थान तक पहुंचने में कामयाब रहे हैं। क्लियर? अगला है कि कई राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठन विशेष जातियों के खिलाफ भेदभाव को समाप्त कराने और अधिक गरिमा और भूमि संसाधनों तक अधिक पहुंच के लिए आंदोलन करने की मांग कर रहे हैं। तो यह भी जाति की राजनीति का एक सकारात्मक पक्ष है कि जो लोग वंचित हैं, शोषित हैं और जो सम्मान की ज़िंदगी, गरिमा की ज़िंदगी नहीं जीते, वो इस जाति की राजनीति की वजह से मुख्य धारा में आ रहे हैं और उनकी संसाधनों तक पहुंच हो रही है। उन्हें गरिमा में जीवन जीने का अवसर मिल रहा है, समाज में अब उनकी गिनती या गणना होती है और सभी जाति पार्टियों के लिए खास तौर से वो महत्वपूर्ण समुदाय या जाति बन गई है। तो इस तरह से जाति में राजनीति की भूमिका या जाति पर राजनीति का प्रभाव देखने को मिलता है। इसके साथ ही इसका लास्ट जो टॉपिक है वो है कि जातिगत राजनीति का नकारात्मक परिणाम। वो तो हमने सकारात्मक परिणाम देखे किस तरह से कि भाई जो शोषित, वंचित, दबे कुचले जो जातियां थीं उन्हें उभरने का मौका मिल गया और आज वो राजनीति में अपना एक तरह से उनका एक स्थान बन गया है, उनका प्रतिनिधित्व देखने को मिल रहा है और वो जिसकी वजह से उनकी राजनीतिक हैसियत बढ़ गई है और उसकी वजह से उनकी सामाजिक स्थिति में बदलाव आया है। लेकिन इस जाति की राजनीति के कुछ नकारात्मक परिणाम भी निकलते हैं, कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी इसके देखने को मिलते हैं। जैसे साथ ही जाति पर विशेष ध्यान देने से नकारात्मक परिणाम भी सामने आ सकते हैं। जैसे धर्म के मामले में जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र में बहुत स्वस्थ नहीं है। जैसे धर्म के मामले में है ना, धर्म के मामले में अगर हम राजनीति करेंगे तो वो सांप्रदायिक राजनीति कहलाती है और सांप्रदायिक राजनीति जो है जातीय विभाजन की तरफ ले जाती है या राजनीतिक विभाजन की तरफ ले जाती है। ठीक उसी तरह से जातिगत पहचान पर अगर हम आधार पर राजनीति करेंगे तो वो लोकतंत्र की सेहत के लिए, लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है और वो लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाता है। एक सभ्य समाज वही है जो बिना जाति, बिना धर्म, बिना क्षेत्र के आधार पर राजनीति करता है और जो सर्व कल्याण की बात करता है वही नेता, वही पार्टी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। यह गरीबी, विकास और भ्रष्टाचार जैसे अन्य मुद्दों से ध्यान भटका देती है। अगर हम जाति के आधार पर राजनीति करते हैं तो फिर लोग मूल मुद्दों को पीछे छोड़ देते हैं। उन्हें भी पता ही नहीं रहती कि हमें स्कूल भी चाहिए, अस्पताल भी चाहिए, कॉलेज भी चाहिए और वो जाति के नाम पर फिर राजनीति करने लग जाते हैं और सब भूल जाते हैं और फिर वो पिछड़े के पिछड़े रह जाते हैं। तो ये जाति की जो राजनीति है ये गरीबी, विकास और भ्रष्टाचार जैसे अन्य मुद्दों से भी ध्यान हटा देती है या हटा सकती है। इसके अलावा कुछ मामलों में जाति विभाजन, तनाव, संघर्ष, यहाँ तक कि हिंसा, देखो लाल शाही से लिखा गया है, तो ये खतरनाक रूप है जाति की राजनीति का। कुछ मामलों में जाति विभाजन, तनाव, संघर्ष, यहाँ तक कि हिंसा की ओर भी ले जाता है। यानी कि जातिगत राजनीति में लोग इतने पागल हो जाते हैं कि अपनी जाति के उम्मीदवार को जिताने के लिए एक दूसरे से नफरत, एक दूसरे के साथ गाली गलौच, एक दूसरे का दुश्मनी पाल लेते हैं, तनाव का माहौल बन जाता है, दंगे हो जाते हैं, हिंसा होती है बड़े पैमाने पर। तो ये सब इस जातिगत राजनीति के नकारात्मक परिणाम हैं। इस वीडियो नोट में सिर्फ इतना ही। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है
1 घंटा 20 मिनट का लगभग ये वीडियो है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी इसके ऊपर करें, इसे शेयर करें। इसके साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको नए वीडियो आगे मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।